हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भरूच से। आज हम एमए सोशलॉजी के 4th सेमेस्टर के पेपर कंपैरेटिव सोशलॉजी की यूनिट 5th में भारत के लिए समाजशास्त्र या सोशलॉजी फॉर इंडिया पर बात करेंगे। मैंने लेक्चर 1 में लुइस ड्यूमा और पोपकाक पर आपसे चर्चा की थी। आज हम देवेंद्र सिंह और डॉक्टर इंद्रदेव पर चर्चा करेंगे, उनके योगदान की बात करेंगे। सर्वप्रथम तो वे दोनों थिंकर्स जो हैं वो भारतीय मूल के समाजशास्त्री नहीं थे, लेकिन योगेंद्र सिंह जी और डॉक्टर इंद्रदेव जो हैं वे भारतीय मूल के समाजशास्त्री हैं। योगेंद्र सिंह के संदर्भ में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो भारतीय समाजशास्त्री हैं। वे सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के संस्थापकों में से एक हैं, जहां वे समाजशास्त्र के प्राध्यापक हैं। वे इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष रहे हैं। 2007 में उन्हें इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त हुआ। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार का वैज्ञानिक पुरस्कार भी मिला। वे एक प्रतिष्ठित विद्वान और सिद्धांतकार हैं। उन्होंने भारत व विदेश के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया तथा दक्षिण एशियाई देशों में भी फील्ड वर्क किया। वे शैक्षणिक और साथ ही सरकारी समितियों में सामाजिक नीतियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार पदों पर भी आसीन रहे। वे ICSSR के अनुसंधान सलाहकार और समाजशास्त्र के UGC राष्ट्रीय पैनल के संयोजक भी हैं। योगेंद्र सिंह जी भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण, आधुनिकीकरण और परिवर्तन के अपने विश्लेषण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को लागू करने वाले समाजशास्त्री हैं। उनकी बहुत सारी पत्रिकाओं में लेख छपे, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में। उनके कुछ अपनी पुस्तक पब्लिश हुए, जिनमें मुख्य हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, एशिया ऑन मॉडर्नाइजेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडियन सोशलॉजी, सोशल कंडीशन एंड इमर्जिंग कंसर्न, सोशल चेंज इन इंडिया, कल्चर चेंज इन इंडिया, फॉर अ सोशलॉजी ऑफ इंडिया, उसके वो ऑथर रहे हैं। टूवर्ड्स अ सोशलॉजी ऑफ कल्चर इन इंडिया, इसके भी को ऑथर रहे हैं। आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशलॉजी। उन्होंने जितने भी अध्ययन किए या जो भी पुस्तकें अगर पब्लिश हुई हैं, उसके आधार पर हम देखें तो उनके अध्ययन को हम इन कुछ बिंदुओं के आधार पर केंद्रित कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में अपने अध्ययन को केंद्रित किया। बहुत सारे भारतीय समाजशास्त्रियों ने भी सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर भारतीय सामाजिक व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में भी अपने अध्ययनों को केंद्रित किया, जिसमें सोशल चेंज पुस्तक में उन्होंने भारतीय सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसे उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर बताने का प्रयास किया। आधुनिकीकरण के जिस दौर से भारतीय समाज गुजर रहा था, उस पर भी उन्होंने लेख लिखे, पुस्तकें लिखी, जिनमें मुख्य हैं एसे ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया 1977, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन 1973। जैसे कि हम इस लेक्चर के माध्यम से बताने वाले हैं कि जितने भी समाजशास्त्री हैं, उनका भारतीय समाजशास्त्र के लिए क्या योगदान रहा। तो उन्होंने को ऑथर के रूप में फॉर अ सोशलॉजी ऑफ इंडिया 1965 में, टूवर्ड्स अ सोशलॉजी ऑफ कल्चर इन इंडिया 1965 में, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशलॉजी 2004 में उनकी पब्लिश हुई। उसके साथ साथ सांस्कृतिक परिवर्तन किस तरह से दूसरे देश की या दूसरे इस राष्ट्र विशेष की संस्कृतियों का प्रभाव या एक क्षेत्र विशेष का दूसरे क्षेत्र विशेष की संस्कृतियों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, उसे बताने के लिए कल्चर चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन 2000 में पब्लिश हुई। तो उनके अगर अध्ययन में हम देखें तो सामाजिक संस्करण, परिवर्तन, आधुनिकीकरण, भारतीय समाजशास्त्र और सांस्कृतिक परिवर्तन को उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है।
अगर हम सार रूप में योगेंद्र सिंह जी के अध्ययन को देखें तो स्तरीकरण के विश्लेषण में उन्होंने जाति, वर्ग, कृषक वर्ग, अभिजात्य वर्ग तथा प्रक्रिया, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभिन्नता और इसके परिणाम के अंतर विरोधों को अपने अध्ययन में सम्मिलित किया। अगर हम सामाजिक परिवर्तन के अध्ययनों को 4 आयामों में विभाजित करें तो उन्होंने उद्विकासी उपागम को अपनाया, सांस्कृतिक उपागम को अपनाया और यहाँ पर उपागम सामने हो गया है, संरचनात्मक उपागम को अपनाया, साथ ही द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक उपागम को भी अपने अध्ययन में शामिल किया। आधुनिकीकरण के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया कि आधुनिकीकरण सार्वभौमिक है और इसका अपना इतिहास है। आधुनिकीकरण की पहचान सांस्कृतिक संदर्भ में किया जा सकता है। भारतीय समाज में उभरती प्रवृत्तियों को उन्होंने अपने अध्ययन में चित्रित करने का प्रयास किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सामुदायिक संबंध, राजनीतिक नेतृत्व तथा ऐसे ही सांस्कृतिक परिवर्तन द्वारा आधुनिकता तथा वैश्वीकरण के माध्यम से सांस्कृतिक परिवर्तन को नई चुनौती मिली हुई है। तो आपने अभी देखा कि डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी का एक बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में रहा। अब हम बात करेंगे डॉक्टर इंद्रदेव के संदर्भ में। डॉक्टर इंद्रदेव के संदर्भ में बात करने के पहले मैं बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी बात रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाजशास्त्री डॉक्टर इंद्रदेव जी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहे और आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी सीनियर्स प्रोफेसर्स हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टर इंद्रदेव से शिक्षा प्राप्त की है या उनके विद्यार्थी हैं। तो ये बहुत फ़ख्र का विषय है और मैं स्वयं भी डॉक्टर इंद्रदेव के स्टूडेंट्स हूँ। लेकिन एक विडंबना आपको इस लेक्चर के साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि मैं डॉक्टर इंद्रदेव के संदर्भ में जब मैंने जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया तो उनके बायोडाटा या बहुत सारी जानकारियाँ मुझे प्राप्त नहीं हो पाई। तो मैंने अपनी भरसक कोशिश करने के बाद ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि आप तक क्योंकि नोट्स नहीं पहुँच पाता है तो इस लेक्चर के माध्यम से एक नोट्स या एक शॉर्ट नोट्स आप तक देने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम पहले बात करें डॉक्टर इंद्रदेव जी के संदर्भ में। सबसे महत्वपूर्ण वे ज़मीनी स्तर पर अध्ययन करने वाले लोगों में शामिल रहे। उनका प्रमुख पसंदीदा विषय था लोक संस्कृति, लोक कथाओं और विकासशील देशों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को अपने अध्ययन में शामिल करना। उनके इन विषयों पर कई लेख भी प्रकाशित हुए। उनके शोध लेखों का एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया। विकासशील देशों में सामाजिक परिवर्तन के पाठ्यक्रम विषय पर भी उन्होंने कार्य किया। उन्होंने यूनेस्को के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोग के लिए एक विषय विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। वे 2 वर्ष तक इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रहे। हरि सिंह गौर पुरस्कार 1985 भारत के राष्ट्रपति की ओर से उन्हें प्राप्त हुआ। उनकी कुछ पुस्तकें जिसमें 1965 में जो पब्लिश हुई टुवर्ड्स अ सोशलॉजी ऑफ कल्चर फॉर इंडिया, 2005 में जो पब्लिश हुई सोशलॉजी ऑफ लॉ कंट्रीब्यूशन आर्टिकल्स विथ रेफरेंस टू इंडिया, 2006 में जो पुस्तक पब्लिश हुई कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशलॉजी ऑफ लॉ। ये जो पुस्तकें पब्लिश हुई वे उनमें कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सोशलॉजी में वो कुछ पुस्तकों में वो ऑथर के रूप में भी रहे। उन्होंने भारत के समाजशास्त्र के संबंध में जो बातें कही उनमें ये लिखना गया कि ब्रिटिश शासनकाल के समय हम देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें आधुनिक सामाजिक विज्ञान का अध्ययन भी शामिल था। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में एक सामाजिक संरचना थी जो मूल रूप से समकालीन इंग्लैंड और पश्चिम के अन्य उन्नत देशों की सामाजिक संरचना से अलग थी। भारत में पढ़ाया जाने वाला सामाजिक विज्ञान एकदम अलग संदर्भ में विकसित हुआ है। अर्थात हमारे यहाँ जो समाजशास्त्र, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपसे बताया था कि 1999 में जब भारत में समाजशास्त्र विषय की नींव रखी गई तो उस समय जो समाजशास्त्र हमारे यहाँ स्थापित हुआ वो कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता पर प्रभावित समाजशास्त्र था, लेकिन बाद में भारतीय संदर्भ के आधार पर सामाजिक विज्ञान को हमने विकसित करने का प्रयास किया।
भारतीय समाजशास्त्र की उन्होंने रचना करने के संदर्भ में बात कही कि भारत में समाजशास्त्र की एक अवरुद्ध प्रगति और कुछ सीमा तक राष्ट्रीय आदर्शवाद ने अनेक सामाजिक विज्ञान नेताओं के मन में एक भारतीय समाजशास्त्र के निर्माण की भावना को जन्म दिया। भारतीय समाजशास्त्र के एक या अधिक निम्न रूप हो सकते हैं। भारतीय समाजशास्त्र में कैसा समाजशास्त्र चाहते हैं, कैसे विषय वस्तु को हम उसमें शामिल करना चाहते हैं, उस पर उन्होंने चर्चा की। तो उसमें पहले उन्होंने कहा कि भारतीय समाज और संस्कृति के अनुकूल सामान्य विचारों एवं अनुभव का एक विशेष समुदाय पर अध्ययनों, परंपरागत भारतीय स्रोतों से प्राप्त समाजशास्त्रीय सिद्धांत। तो एक बहुत बड़ी बात, जो दो चीज़ों पर उन्होंने अपने अध्ययन को केंद्रित किया था, बार बार ये कहते थे कि हमको आज अगर भारतीय समाज को समझना है तो हमें अपने संस्कृत, जो हमारे संस्कृत टेक्सेस हैं, संस्कृत ग्रंथों को, हमें जो हमारे रिसोर्सेस हैं, भारतीय स्रोत यानी हमारे जो रिसोर्सेस हैं, उस रिसोर्सेस को हमें पढ़ना होगा, तब हम भारतीय समाज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन आम जनता की अगर सामाजिक व्यवस्था को अगर हमें समझना है तो हमें ओरल ट्रेडिशन के माध्यम से भी उन्हें समझना होगा। तो भारत में सामाजिक संरचना और सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन पर भी ध्यान उन्होंने केंद्रित किया और वे चाहते थे कि भारत में विकसित समाजशास्त्र को हमें भारत में स्थापित करने की आवश्यकता है। केवल हम पश्चिमी मूल के समाजशास्त्र को भारत में स्थापित न करें, इसलिए वो भारतीय समाजशास्त्र के निर्माण की बात कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में समाजशास्त्रीय ज्ञान के समुदाय के विकास हेतु बहुत सी दलीलें दी जाती हैं। एक स्पष्ट कल्पना यह है कि केवल भारतीय प्रकरण में पाए जा रहे सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है। लोगों ने कहा कि हम केवल एक ऐसा समाजशास्त्र बनाएं जो भारतीयता के आधार पर ही सिद्धांतों का निर्माण किए। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत के अनुकूल समाजशास्त्री समान अनुमानों के विकास हेतु तर्क वितर्क देते हैं। उसमें क्या है कि बहुत सारे भारतीय सामाजिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन अंतर्मूर्त करता है। आवश्यक प्रतिकाशित की तरह भारतीय सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन, जैसा कि वैश्विक रूप में उनकी स्थापना हुई है, यानी जो भी हमारी भारतीय जो साहित्य पब्लिश हुए हैं, जिस रूप में पब्लिश हुए हैं, उसका अध्ययन करना चाहिए। प्राचीन प्रकरणों में निहित विविध नियम और सूत्र रूप में भी हमें अध्ययन करना होगा। तीसरे, उन्होंने कहा कि एक दूसरे के साथ बहुत इस प्रकार व्यवहारिक होते हैं। हर घटना या प्रघटना, एक विचार या सिद्धांत एक दूसरे से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि एक दूसरे के साथ बहुत हद तक इस प्रकार व्यवहारिक होते हैं कि एक को दूसरे से समझना कठिन होता है। बहुत सारे अलग अलग स्पष्ट हैं। जैसा कि हम विशेषतः इस पेपर में बात कर रहे हैं भारतीय समाजशास्त्र की, तो भारतीय समाजशास्त्र को पृथक करने हेतु तो बातें करते रहे हैं, लेकिन यह न्यायसंगत इसलिए नहीं है कि इस पर अभी पर्याप्त कार्य नहीं हुआ या होना चाहिए। जितना हमें करना चाहिए हम उतना अध्ययन नहीं कर पाए। पश्चिमी सिद्धांत भारतीय यथार्थता को उस रूप में नहीं मापता जिस स्टैंडर्ड पर, जिस स्केल के आधार पर पश्चिमी समाजशास्त्र भारतीय समाजशास्त्र को मापता है, वो हमारे सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। इसे और इस तरह स्पष्ट कर सकते हैं कि सामान्यतः जो अर्थ समाजशास्त्रीय अर्थ में परिवार का लगाया जाता है वो ये होता है पति और पत्नी और अवयस्क बच्चे। किंतु भारतीय संदर्भ में परिवार का एक विस्तृत स्वरूप है, जो आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ परंपरागत समाज में संयुक्त परिवार व्यवस्था रही है। अगर केवल परिवार के संदर्भ में नहीं, हम भारतीय समाज में धर्म, जाति या अन्य अवधारणाओं में भी इस तरह का स्पष्टीकरण देख सकते हैं। फिर भी आधुनिक समाज वैज्ञानिक वैसे ही तर्क वितर्क से ग्रामीण एवं अपेक्षाकृत अल्प विकसित समाज के निमित्त अध्ययन को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम फिर भी अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। भारतीय परिवार न केवल आकार में वरन उनके अधिकतम आधारभूत गुणों में अन्य ग्रामीण समाजों के परिवारों के समान भी है। सभी ग्रामीण समाजों के संदर्भ में सोरोकिन, जिमरमैन एंड गॉल्पिन वर्णित परिवार एवं परिवारवाद के विशिष्ट गुण परंपरागत भारतीय परिवार के आवश्यक लक्षणों के योग्य हैं। वो ये कहते हैं कि दूसरे देशों में भी जो
जिस तरह का जिस तरह का परिवार या ग्रामीण संरचना है वो भारत में भी उसी तरह से कुछ मिलता जुलता सा है। उनका वक्तव्य है, उनका विचार है कि इस प्रकार के समाज में समग्र परिवारवाद के विशिष्ट एवं सारभूत लक्षण हैं। ये हमेशा कहा करते थे, जैसे कि मैंने बताया, मैं उनके स्टूडेंट्स हूँ, ये कहते थे कि अगर हमें किसी समाज को, वास्तविकता को जानना है तो उस देश की कृषक सामाजिक व्यवस्था का हम अध्ययन करें तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरे वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्तर पर सामाजिक व्यवस्था को समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर वो जो कृषक सामाजिक व्यवस्था है उसमें समानता जो है वो नजर आती है। अब बात करेंगे कि भारतीय समाज के काव्यों की कथा वस्तु, पात्र, शैली, समय, स्थान एवं दूरस्थ समाजों की काव्य रचना के समान इन काव्यों की प्रवृत्ति भी उसी तरह की है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय समाज जनचेतना अन्य देशों के समाज की जनचेतना से भिन्न नहीं है। कहीं ना कहीं जन में जो चेतना या विचार है उनमें समानांतरता जो है वो नजर आती है। लेकिन फिर भी भारतीय समाज के पास ऐसा कुछ है जिसे अन्य समाजों से पृथक करता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। उनके लिए एक शब्द कहते थे कि भारतीय समाज कुछ मामलों में दूसरे जैसा है, लेकिन कुछ मामलों में वो दूसरों से अद्वितीय है या कुछ मामलों में वो अलग ही है। भारत में परंपरागत निर्धारित विषयों के अध्ययन व विश्लेषण द्वारा भारतीय समाजशास्त्र की रचना करने का प्रयत्न किया गया व उसकी वकालत करते हुए इसे अमल में भी लाया गया। भारत में समाज के अध्ययन हेतु विस्तृत रूप से परंपरागत निर्धारित विषयों पर आश्रित हुए, अर्थात इस अप्रोच को स्थापित रीति के रूप में अपनाना चाहिए जो इस आधार पर विचार हेतु योग्यता रखते हैं। अर्थात विचार थे, उनका कहना था कि भारतीय समाज के अध्ययन हेतु हमें परंपरागत तरीके को, जो परंपरागत जैसे लोक संस्कृति, लोक वार्ता या जो हमारे संस्कृत ग्रंथ हैं, उस संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करके जो अप्रोच आया है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो अध्ययन पद्धति उपागम है, उसको भी हमें अपनाने की आवश्यकता है। और इसी आधार पर विचार करने वाले जो लोग हैं वो वास्तव में भारतीय समाज की वास्तविकता को हम सबके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में लुइस ड्यूमा और पोकाक ने भारतीय समाजशास्त्र में किस प्रकार के समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए उस पर चर्चा की, और भारतीय मूल के दो ख्याति प्राप्त समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह और डॉक्टर इंद्रदेव ने किस प्रकार का भारतीय समाजशास्त्र होना चाहिए, उनका खुद का क्या योगदान रहा, उस पर मैंने आपके समझ एक शॉर्ट नोट्स के रूप में इस लेक्चर के माध्यम से चर्चा करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि आपने इन दोनों विचारकों के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ आप तक पहुँचाने में मैं सफल हुई हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।